तो आज लास्ट टाइम हमने क्या बताया था? ओपन वेसल, क्लोज्ड वेसल, है ना। अब ये कनेक्टेड वेसल, कनेक्टेड कंटेनर्स की प्रॉब्लम, ठीक है। कनेक्टेड कंटेनर, ठीक है। तो ये मान लो कोई वॉल्व है ना, और यहाँ पे हमने इसको क्लोज किया हुआ है और दो कंटेनर्स को हमने कनेक्ट करके रखा है ना। अभी वॉल्व क्लोज्ड है, दोनों में अलग अलग गैसेस है। इसमें मान लो कार्बन मोनोऑक्साइड है, इसमें क्या है? ऑक्सीजन है। मान लो इसमें n मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड है, इसमें n मोल्स ऑफ ऑक्सीजन है। प्रेशर इसका P है, वॉल्यूम क्या है? V इस कंटेनर का, और इस कंटेनर का प्रेशर P डैश, वॉल्यूम V डैश है। टेम्परेचर दोनों में सेम आइसोथर्मल है। अब क्या होगा जब हम वॉल्व को ओपन करेंगे? देखो बिफोर ओपनिंग, पहले तो हम देखेंगे बिफोर ओपनिंग। बताओ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO कैसे लिखते थे? Pv/RT। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 कैसे लिखोगे? P डैश V डैश बाय RT। और अगर हम बात करें जब वॉल्व ओपन किया गया तो जो टोटल मोल्स हो गए वो कितने हो गए? मिल जाएंगे ना, मिक्स हो जाएंगे गैसेस। जब ये वॉल्व खींचोगे तो ये गैसेस के मोल्स मिक्स हो जाएंगे, तो टोटल मोल्स अब ये हो गए। और टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगा कंटेनर का? V प्लस V डैश, है ना, इसका V प्लस V डैश। सो टोटल प्रेशर आपको पूछा जाएगा निकालो, तो कैसे निकालोगे? N टोटल इनटू RT अपॉन V टोटल। N मतलब आफ्टर ओपनिंग द वॉल्व जो टोटल प्रेशर होगा ना दोनों का मिला के, वो कितना होगा? N टोटल RT बाय V टोटल बस। और N टोटल की जगह डाल देना क्या ये, और V टोटल की जगह क्या डाल दोगे? आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया? ऐसा क्वेश्चन आ सकता है और जेईई मेन में इस टाइप का क्लोज्ड कंटेनर, सॉरी कनेक्टेड कंटेनर का क्वेश्चन आएगा, ठीक, नोट कर लो। तो ये हो गया हमारा कनेक्टेड कंटेनर प्रॉब्लम। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। जल्दी नोट करो फिर ये पढ़ा जाए। ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन एंड डिफ्यूजन जल्दी। ठीक है। सो ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन एंड डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन मतलब, हाँ, अरे एक गैस अगर दूसरे गैस से मिक्स करे, है ना, स्लोली, एक एंड से, मान लो इसकी कम, यहाँ पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है और यहाँ जगह खाली है, तो क्या होगा? एक जगह से दूसरी जगह आराम से मूव करेगी, है ना, फ्री स्पेस की तरफ। तो ये होता है डिफ्यूजन प्रोसेस। डिफ्यूजन क्या होता है कि अगर एक कंटेनर है और एक मान लो ऐसे कंटेनर है, इसको चैम्बर में मैं डिवाइड कर देता हूँ एक छोटा सा, यहाँ वैक्यूम है और ये क्या है? यहाँ गैस मॉलिक्यूल्स है। तो क्या होगा? गैस मॉलिक्यूल वैक्यूम में कैसे जाएंगे? एक इसको बोलते हैं स्मॉल ओपनिंग है, ये ओरिफिस बोलते हैं, या स्मॉल ओपनिंग के थ्रू जब ये गैस मॉलिक्यूल लीक करेंगे ना, है ना, तो वैक्यूम की तरफ जाएंगे, हाँ या ना? तो इनका कुछ रेट होगा, मतलब ये जो प्रोसेस है इसी को क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। ठीक है, डिफ्यूजन इज अ प्रोसेस ऑफ फोर्सिंग अ गैस थ्रू अ पिन होल, है ना। ठीक है, क्लियर हो गया? इनटू अनदर एम्प्टी वैक्यूम, वैक्यूम कंटेनर, ये क्या है? एम्प्टी कंटेनर है। ठीक है, तो डिफ्यूजन और डिफ्यूजन मतलब ये हो गया एक एंड से दूसरे एंड में मिक्स होना। अब देखो जैसे परफ्यूम वगैरह ये डिफ्यूजन में आता है, डिफ्यूजन में भी ऐसे है। तो डिफ्यूजन डिफ्यूजन का कुछ रेट होगा ना, क्या होगा बोलो? रेट, रेट मतलब स्पीड, रेट मतलब, रेट मतलब यहाँ पे हो गया कि कितना वॉल्यूम इफ्यूज हुआ है अपॉन टाइम टेकन। क्या बोला? वॉल्यूम ऑफ गैस इफ्यूज्ड अपॉन या डिफ्यूज्ड अपॉन टाइम टेकन फॉर इफ्यूजन और डिफ्यूजन। समझ रहे हो? फॉर इफ्यूजन और डिफ्यूजन याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट। रेट क्या है? रेट ऑफ इफ्यूजन और डिफ्यूजन। रेट किसका? इफ्यूजन ऑफ और डिफ्यूजन का। क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ गैस इफ्यूज्ड और डिफ्यूज अपॉन टाइम टेकन फॉर इफ्यूजन और डिफ्यूजन, यानी कि V/T, है ना।
इन शॉर्ट हम बोले रेट इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन टाइम। ठीक है, तो ये हो गया ग्राम्स लॉ की पहला फॉर्मूला हम बोलेंगे कि ये यूज करते हैं हम लोग न्यूमेरिकल्स में। ठीक है, तो दो गैसेस है, मान लो x गैस है और y गैस है, तो दोनों का क्या होगा Vx by Tx है ना अपॉन Vy by Ty। ये हो गया इनके रेशियोज ऐसे वॉल्यूम और टाइम के टर्म में। ठीक है, क्या ग्राम्स लॉ एग्जैक्टली क्या कहता है अगर वो जानना है तो रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ डेंसिटी। क्या कहता है ये एक्चुअली में ग्राम्स लॉ क्या कह रहा है, रेट ऑफ एनी गैस डिफ्यूजन या इफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रूट ऑफ डेंसिटी ऑफ दैट गैस। ये डेंसिटी किसकी है, गैस की। ठीक है, जितना हैवी गैस होगा डेंसर होगा उतना स्पीड कम होगा ना मूवमेंट का। रेट ऑफ फ्लो मतलब क्या हुआ बताओ, आप बताओ रेट अगर ज्यादा कब होगा, जब हैवी होगी गैस या लाइट होगी। लाइट गैस तेजी से मूव करेगी, अरे मान लो हाँ लाइट गैस तेजी से मूव करेगी ना, तो इसीलिए डेंसिटी अगर कम होगी मतलब लाइटर गैस होगी तो उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन या एफ्यूजन फास्ट होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। मान लो ये एक ट्यूब है और एक यहाँ पे हमारा पार्टीशन है, हमने एक गैस यहाँ से भेजी जिसका मास है x और यहाँ से हमने भेजी जिसका मास है y, और y मान लो इस गैस का मास जो है वो ग्रेटर देन x है, y इज ग्रेटर देन x, तो कौन पहले यहाँ पहुंचेगा सेंटर पे, x पहुंचेगा ना। हाँ, क्योंकि x का डेंसिटी क्या है, कम है। अबे x की डेंसिटी y से कम है तो पहले कौन पहुंचा, x, सही है ना, y नहीं पहुंचा सही है। सो रेट ऑफ y जो होगा वो स्लो होगा क्योंकि उसकी डेंसिटी ज्यादा है, तो यहाँ पे सेंटर पे कौन पहले पहुंचेगा, x, तो x की कम होगी, y का रेट x का रेट। ठीक है, चलो ठीक है, बहुत अच्छा, आगे देखते हैं। तो ग्राम्स लॉ को कंटिन्यू कर रहे हैं यहाँ से और आगे बात करते हैं ग्राम्स लॉ क्या कहता है। ये तो एक स्टेटमेंट हो गया। अब अगर डेंसिटी के टर्म में और डेंसिटी और मोलर मास में भी तो रिलेशन है, अरे हाँ है ना, डेंसिटी और मोलर मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पे हैवियर होगा गैस तो उसका मोलर मास ऑब्वियसली ज्यादा होगा, है ना। हम बोल सकते हैं क्या, रेट इज आल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ मोलर मास ऑफ गैस। यस, क्लियर है ना, हैवियर द गैस लेस इज द रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन। इसको हम वेपर डेंसिटी के टर्म में भी लिख सकते हैं। वीडी मतलब क्या है, वेपर डेंसिटी। क्लियर हो गया क्या, वेपर डेंसिटी ऑफ गैस। अरे क्योंकि वेपर डेंसिटी क्या होती है, मॉलिक्यूलर मास बाय 2 होती है ना, ये पता है ना। सो इसलिए मॉलिक्यूलर मास की जगह हमने वेपर डेंसिटी के भी प्रोपोर्शनल लिख दिए, यानी कि तीन चीजें हमने देखी, रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दिस, रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दिस एज वेल एज दिस। तो हम बोल सकते हैं R1 by R2 दो गैसेस का रेट जो है वो इनवर्सली वो होगा रूट ऑफ ρ2 अपॉन ρ1, है ना, या रूट ऑफ मोलर मास ऑफ 2 अपॉन मोलर मास ऑफ 1, या रूट ऑफ वेपर डेंसिटी ऑफ 2 अपॉन वेपर डेंसिटी ऑफ 1। ये नोट करो।
प्रेशर क्या हो, डिफरेंट। तो रेट किसके प्रोपोर्शनल होता है, प्रेशर अपॉन रूट ऑफ डेंसिटी, है ना। तो हम बोल सकते हैं R1/R2 क्या हो जाएगा, P2 1/P2 इंटू रूट ऑफ ρ2 अपॉन ρ1। ठीक है, मतलब बताओ, खुद सोचो, प्रेशर बढ़ाओगे अगर तो गैस जल्दी निकलेगी ना भाई। एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में जल्दी जाएगा कि नहीं, प्रेशर ऑन ज्यादा करोगे तो। अरे हाँ, क्यों, प्रेशर ज्यादा लगाओगे तो फिर जल्दी। ठीक है, मोलर मास के टर्म में भी लिख सकते हैं इसको, P/√m0। ठीक है, अब अगर टेम्परेचर अलग हो, क्या हो, इफ टेम्परेचर ही डिफरेंट हो जाए, है ना, और प्रेशर सेम हो, टेम्परेचर डिफरेंट एंड प्रेशर सेम, तब जो रेट पाया गया वो क्या पाया गया, इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ मोलर मास अपॉन टेम्परेचर। ठीक है, या डेंसिटी अपॉन टेम्परेचर, ठीक है, उसका रूट। तो हम इसको लिख सकते हैं R1/R2 यानी कि क्या हो जाएगा, रूट ऑफ m02 अपॉन सॉरी m01, एक मिनट, सही लिखा है, नहीं उल्टा लिख दिया, T अपॉन m0 होगा ना भाई। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेट ज्यादा होगा ना डिफ्यूजन का, तो यहाँ पे आएगा m02 अपॉन m01 इंटू T1 अपॉन T2। ठीक है, रूट के अंदर आएगा ये, तो ये याद रखना। तो ये न्यूमेरिकल में भी ये भी यूज होता है, इस पे न्यूमेरिकल नीट में आ चुका है एक बार, इसमें नीट में आ चुका है, ये सब जेई के लिए इंपॉर्टेंट, नीट के लिए इंपॉर्टेंट, सब सारे फॉर्मूले बता दिए भाई ग्राम्स लॉ के हमारे जो यूजफुल हैं। और एक मोल्स के टर्म में बता देते हैं, जल्दी लिखो, फिर मोल्स के टर्म में बता, तो तुम्हें आ रहा है समझ में। समझ में आ रहा है ना? अब देखो, प्रेशर डायरेक्टली ओशन में नंबर ऑफ मोल्स होता है कि नहीं, ये बताओ। हाँ, ये बोथ कैसा प्रेजेंट इन द सेम कंटेनर एट रूम टेम्परेचर, क्या बोथ गैसेस इन सेम क्या कंटेनर एट क्या डिफरेंट नहीं, एट सेम टेम्परेचर, एट सेम टेम्परेचर मतलब सेम कंटेनर में, और क्या हो बताओ भाई, क्या हो, सेम टेम्परेचर पे हो, है ना। तो प्रेशर डायरेक्टली टू नंबर ऑफ मोल्स है, तो बताओ क्या होगा, रेट R1 अपॉन R2 विल बी इक्वल टू, बोलो, N1 अपॉन N2 इंटू रूट ऑफ M02 अपॉन M01। तो मोल्स के अगर दिया हो मोलर मास तो ऐसे या डेंसिटी के टर्म में, ये भी फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। बस ये हो गया ग्राम्स लॉ के बारे में सारी इंफॉर्मेशन। बट अब इसके बारे में दो तीन और छोटी छोटी बातें करने के लिए सवाल घुमा के पूछ ले तो क्या है, वो देखो। सो रेट का फॉर्मूला क्या बताया था, वॉल्यूम डिफ्यूज्ड या इन्फ्यूज्ड, है ना, अपॉन टाइम टेकन, हाँ या ना। इसी तरह वॉल्यूम की जगह मोल्स डिफ्यूज्ड अपॉन टाइम टेकन भी बोल सकते हैं, मोल्स डिफ्यूज्ड अपॉन टाइम टेकन। इसी तरह हम बोल सकते हैं प्रेशर ड्रॉप अपॉन टाइम टेकन, क्योंकि जब एक तरफ से दूसरे कंपार्टमेंट में गैस मूव करेगी तो एक तरफ का प्रेशर कम हुआ ना, तो टाइम टेकन। और डिस्टेंस
डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन हॉरिजॉन्टल ट्यूब अपॉन टाइम टेकन। मैंने बताया था ना एक हॉरिजॉन्टल ट्यूब है अपने पास, तो उस पे कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है गैस, है ना, मान लो x डिस्टेंस, तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन हॉरिजॉन्टल ट्यूब अपॉन टाइम टेकन। ये ट्यूब कैसा होना चाहिए बोलो, हॉरिजॉन्टल, ठीक है, नोट कर लो। मतलब लेंथ के टर्म में भी हम इसकी बात कर सकते हैं, ये नोट करो तो फिर आगे कुछ और बढ़ेगा। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन है, फाइंड द डिक्रीज इन प्रेशर ऑफ सिलेंडर पर यूनिट टाइम, मतलब रेट तक पूछ रहे हैं। फाइंड द डिक्रीज इन प्रेशर पर यूनिट टाइम मतलब क्या पूछ रहे हैं, रेट, ठीक है। अगर बोले मान लो फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स इफ यूजिंग पर यूनिट टाइम, तो भी रेट पूछ रहे हैं। फाइंड द रेट ऑफ डिफ्यूजन या फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय गैस पर यूनिट टाइम, समझ में आ गया। तो रेट पूछने के अलग अलग तरीके हैं, इस तरह से पूछ सकते हैं, ठीक है ना। अभी तक हमने क्या देखा, ग्राम्स लॉ है ना, रिलेटेड टू रेट ऑफ डिफ्यूजन और डिफ्यूजन। अब ग्राम्स लॉ का एप्लीकेशन देखेंगे। एप्लीकेशन कहाँ होता है, इन एनरिचमेंट ऑफ आइसोटोप्स। आइसोटोप्स जो होते हैं जैसे यूरेनियम है, ठीक है, तो एनरिचमेंट ऑफ गैसियस UF6 बाय पासिंग इट थ्रू अ पोरस बैरियर, है ना। बच्चा UF6 ये देखो, लेना है क्या? हाँ UF6 ही लेना है या कोई आइसोटोप हो गया। अगर इसको एनरिच करना है, ठीक है, इसके आइसोटोप को, किसके, यूरेनियम के, है ना, तो गैसियस यूरेनियम UF6 को हम पास करते हैं थ्रू अ पोरस बैरियर, ये देखो ना पोरस बैरियर। एंड प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन इज रिपीटेड मेनी टाइम्स, देख सकते हो पहले स्टेप, सेकंड स्टेप, इस तरह से nth स्टेप तक, है ना, n स्टेप्स तक ये रिपीट होता है प्रोसेस डिफ्यूजन का। किसका प्रोसेस, किस गैस को पास किया गया, UF6 को, यहां से और जब ये डिफ्यूज हो रही है तो इसका मोलर रेशियो बदल रहा होगा। पहली बार Na/Nb अलग होगा, सेकंड टाइम Na'/Nb' अलग होगा ना, ये मोलर रेशियो बदलता जाएगा, ठीक है। तो यहां देखो, so when two gases present in a container are allowed, ये देखो ये और डिटेल में, when two gases present in a container are allowed to diffuse in another container, देखो A और B गैसेस थे, इनको इस कंटेनर में हमने डिफ्यूज किया, then the gas having lower molecular mass, किसका lower molecular mass माना है हमने, B का हमने क्या माना है, molecular mass कम है, तो बताओ क्या होगा, कौन जल्दी मूव करेगी, B, so the gas having lower molecular mass मतलब B ज्यादा जाएगी, है कि नहीं, तो B के मोल्स यहाँ ज्यादा होंगे A के कंपैरिजन में, तो मोलर रेशियो चेंज होगा ना। फिर ये आगे जो भी फिर लाइटर वाली फिर और जल्दी जाएगी आगे, तो इसका यहाँ पे मोलर रेशियो अलग होगा, हर बार मोलर रेशियो बदलेगा कि नहीं। तो जो फाइनली जो मोलर रेशियो आएगा वो क्या आएगा, Na/N/Nbn ऐसे आएगा ना। ये फाइनल मोलर रेशियो क्या हो जाएगा, Na/N/Nb आफ्टर n स्टेप्स, n यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ स्टेप्स, स्मॉल n क्या है यहाँ पे ऊपर जो पावर में, नंबर ऑफ स्टेप्स। सो और ये हो गया फाइनल, और इनिशियली रेशियो कितना था, Na/Nb। तो जो एनरिचमेंट फैक्टर है, कितने से एनरिच हुई, कौन सी गैस, B, अरे B के मोल ज्यादा पहुंचे ना, क्योंकि वो देखो ना, ultimately the last container amount of lighter gas is more, लाइटर गैस के मोल्स क्या होंगे, ये देखो लाइटर गैस भी थी ना, इसके मोल्स देखो कितने बहुत ज्यादा हो जाएंगे यहाँ पे, है ना, क्योंकि एनरिच कौन हुई, वो लाइटर गैस ही वहां पे जाके उसके मोल जल्दी से पास हुए क्योंकि लाइटर थी, और बार बार मोलर रेशियो बदल रहा था, तो जो एनरिचमेंट फैक्टर कितने से एनरिच हुई, या आइसोटोपिक सेपरेशन फैक्टर कितने का है, फाइनल मोलर रेशियो अपॉन इनिशियल मोलर रेशियो, मतलब Na/N अपॉन Nb/N होल अपॉन Na/Nb, ये इनिशियल है और ये फाइनल है। और इसी को हमने इस तरह से मोलर मास के टर्म में लिखा, क्या, मोलर मास ऑफ लाइटर गैस अपॉन मोलर मास ऑफ हेवियर गैस का रूट होल टू द पावर n। क्लियर, इसकी डेरिवेशन होती है, हमें नहीं करनी, हमें बस याद रखना है फॉर्मूला, ठीक है ना। अरे डेरिवेशन तो बहुत आसान है, जो रेट मोल्स का रेशियो और मोलर रेशियो हमने अभी नहीं ग्राम्स लॉ लगाया था, ग्राम्स लॉ लगा के ही निकाला जाता है ये, ठीक है ना। n स्टेप्स के लिए टू द पावर n, ये एनरिचमेंट फैक्टर, हाँ याद करना है, इंपॉर्टेंट है, इस पे न्यूमेरिकल आ सकता है, एडवांस में तो आ ही सकता है, ठीक है, फिर नोट करो, कुछ भी हो सकता है, हाँ
कुछ नहीं कह सकते आप, कुछ भी आ रहा है कहीं से, कुछ प्रेजेंट हो जाता है, फिर तुम्हें लगता है पढ़ाया नहीं तो फिर दिक्कत हो गई, सब करो। यूरेनियम के देखो दो आइसोटोप होते हैं ना, यूरेनियम 235 और 238 होता है ना, ये मोर अबंडेंट आइसोटोप होता है, याद रखना। और ये लेस अबंडेंट होता है, वेरी लेस अबंडेंट, मतलब 0.7% के आसपास ओनली, ये सिर्फ 0.7% के आसपास होता है प्रेजेंट यूनिवर्स में, हाँ मतलब। और ये बहुत ज्यादा अबंडेंट होता है, तो इस पे जब हम लोग फ्लोरीन गैस इस मिक्सचर पे पास करते हैं, इस मिक्सचर पे हम क्या पास करेंगे, फ्लोरीन गैस है ना, तो यूएफ6 बनता है गैसियस, इसी के एनरिचमेंट कर रहे हैं, इसी के हम क्या कर रहे हैं, एनरिचमेंट, क्लियर। तो ये चीज हो गई बस। क्या हुआ, लॉग ऑफ, सॉरी रूट नहीं, ये फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ स्टेप्स कितने होंगे है ना, उसका फॉर्मूला n का, ठीक है। जो n लिखा है ना पावर, इसका भी फॉर्मूला अगर पूछे तो ये डायरेक्टली निकालने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, F एनरिचमेंट फैक्टर है, मोलर मास ऑफ B अपॉन मोलर मास ऑफ A का लॉग ले लेना तो आ जाएगा, ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये हमने ग्राम्स लॉ और उसका एप्लीकेशन खत्म कर दिया, ठीक है। जल्दी जल्दी नोट करो फिर आगे बढ़ना है, अभी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। हमारे क्लास में 4-10 होगा, मेरे क्लास में 5 बजे तक। तो ग्राम्स लॉ समझ में आ गया है ना, ग्राम्स लॉ आ गया। अब पढ़ेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, जिसमें थ्योरी बहुत है काइनेटिक थ्योरी में। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के बारे में ये देखो, पहली बात तो ये किससे रिलेटेड मॉडल है, ये आइडियल गैस से, ठीक है। सो इट इज द थ्योरेटिकल मॉडल फॉर आइडियल गैस which can be correlated with the experimental facts, ठीक है। कौन से एक्सपेरिमेंट फैक्ट्स, बॉयल्स लॉ ने या चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रोस लॉ, ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये बेसिकली आया था टू एक्सप्लेन प्रॉपर्टीज ऑफ गैस, उसके हिसाब से क्या, किसने इसको डेवलप प्रेजेंट किया था पहली बार 1738 में बर्नौली ने, और इसको डेवलप इन चारों ने किया, क्लॉसियस, मैक्सवेल, क्रॉनिंग एंड बोल्ट्जमैन, ठीक है। 1860 में इसको डेवलप किया गया अच्छे से। तो ये पोस्टुलेट्स हैं उसके 7 जो हमने लिखे हैं पोस्टुलेट, और भी आपको अलग अलग बुक में और एक्स्ट्रा कुछ पॉइंट्स मिल सकते हैं, बट ये मेनली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं। गैसेस आर मेड अप ऑफ स्मॉल स्ट्रक्चरल यूनिट्स कॉल्ड एटम्स या मॉलिक्यूल, देखो ये एटम या मॉलिक्यूल है, और इसका वॉल्यूम जो है, आप ऑब्वियसली इसका रेडियस r मान लो, तो स्फेरिकल अगर मॉलिक्यूल माने तो क्या बोलेंगे, 4/3πr³ होता है कि नहीं, वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल है ना, स्फेरिकल मान ले तो। सो बोल रहे हैं कि गैसेस आर मेड अप ऑफ एटम और मॉलिक्यूल्स, एंड वॉल्यूम ऑफ एटम और मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल, वॉल्यूम जो गैस के मॉलिक्यूल्स का है वो बहुत ही कम है एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। आर यू गेटिंग, मतलब जिस कंटेनर में गैस है उसका वॉल्यूम बहुत बड़ा है, और जो गैस का एक्चुअल मॉलिक्यूल है उसका साइज बहुत छोटा है, ठीक है, एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। क्लियर हो गया। तो ये बात कह रहा है, मतलब नेग्लिजिबल वॉल्यूम है एज कंपेयर टू इसका साइज। अब देखो, यानी कि इससे क्या इन्फर किया जा सकता है कि मोस्ट ऑफ कंटेनर इज एम्प्टी स्पेस। क्यों मोस्ट ऑफ कंटेनर इज एम्प्टी स्पेस? क्योंकि इफेक्टिव वॉल्यूम गैस का क्या है, बहुत ही कम है। Gas molecules are always in rapid motion colliding with each other and with the walls of container. Therefore, gases have high translational energy and move in all directions in a straight line. ठीक है, तो ये तो पॉइंट रखना है कि भाई गैसेस की ट्रांसलेशनल एनर्जी बहुत हाई है और वो मूव इन अ स्ट्रेट लाइन करते हैं, और दे आर ऑलवेज कोलाइडिंग विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर। और वो जब कोलाइड करते हैं तो वो कोलिजन कैसा होता है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होता है। परफेक्टली इलास्टिक मतलब जहां पे काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं होता, मोमेंटम का भी लॉस नहीं होता,
है ना, फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है ये। सो कोलिजन अमंग गैस मॉलिक्यूल इज परफेक्टली इलास्टिक दैट, और ये जेई 2008 में पूछा जा चुका है ये पॉइंट, ठीक है। गैस मॉलिक्यूल्स नाइदर अट्रैक्ट नॉर रिपेल ईच अदर, है ना तो उनमें अट्रैक्टिव फोर्स होता ना रिपल्सिव, क्योंकि आइडियल गैस तो हम बताया था आपको कि दे नाइदर हैव अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स, और उनका वॉल्यूम भी बहुत नेग्लिजिबल माना जाता है कि नहीं। ये तो आइडियल गैस की प्रॉपर्टीज ही बता रहे हैं ना एक्सपेरिमेंटल डेटा से। फिर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कोलिजंस पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। मतलब अगर हम वॉल ऑफ कंटेनर ले लें, है ना, तो उसके वॉल पे अगर एक छोटा सा एरिया काट लें तो उसमें पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम जितना फोर्स लग रहा है वही तो प्रेशर होगा। और मतलब जितने कोलिजंस होंगे, है ना, ज्यादा कोलिजन होंगे तो प्रेशर क्या होगा, ज्यादा। वही कह रहा है, नंबर ऑफ कोलिजंस बढ़ गए पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया तो प्रेशर ज्यादा। and the pressure is due to walls due to collision of gas molecule with the walls of container। ये जितना भी टोटल प्रेशर आता है ना कंटेनर में गैस मॉलिक्यूल्स के कारण, वो किसके कारण आता है, जब गैस मॉलिक्यूल प्रेशर कंटेनर के वॉल से कोलाइड करते हैं तभी हम उसकी का प्रेशर लेते हैं, टोटल प्रेशर, ठीक है। और 1991 में जेई में क्या आया था, काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेंपरेचर। मतलब ये पूछा गया था डायटोमिक मॉलिक्यूल मतलब O2 H2 इन सब के लिए द मीन ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी मतलब एवरेज काइनेटिक एनर्जी of molecule is proportional to absolute temperature। तो ये क्या बोलेंगे, average kinetic energy is proportional to absolute temperature, ठीक है। ये 1991 में आया था जेई। और लास्ट पॉइंट है काइनेटिक थ्योरी का, the force of gravity has no effect on the speed of molecule। भाई इन्होंने क्या किया इस मॉडल ने, जब ये मॉडल बनाया गया तो ग्रेविटी भी तो पुल कर रही है ना, अरे नीचे की ओर मॉलिक्यूल जब चल रहा तो उसका प्रेशर क्या होना चाहिए, कम, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मतलब ग्रेविटी इज नॉट इंटरफेयरिंग विद द मॉलिक्यूल्स प्रेशर ऑन द वॉल, ठीक है। तो इसको इग्नोर किया गया, ग्रेविटी के प्रेशर फोर्स को इग्नोर करके ये मॉडल बनाया गया, ठीक है। क्लियर हो गया। तो ये हमारे कुछ क्या है काइनेटिक थ्योरी के पोस्टुलेट्स, इनको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें से याद रखना ये वाला जो पॉइंट है वॉल्यूम वाला, और जो ये वाला पॉइंट है फोर्थ स्टार मार्क कर रहा हूं, ठीक है, ये स्टार मार्क कर रहा हूं, ये और एक और प्रेशर वाला कहां गया, टोटल प्रेशर वाला कहां चला गया। गैसेस के बारे में ये हो गया प्रेशर का पॉइंट, कोलिजन ऑफ गैसेस, हां ये जो पॉइंट है ये भी याद रखना, ठीक है। स्टार मार्क कर रहे हैं, इनको याद रखना। बाद में हम प्रूव करेंगे कि ये पॉइंट्स में कुछ दिक्कतें थी, है ना, इनमें कुछ प्रॉब्लम्स थी, करेक्शन किए गए बाद में इन पॉइंट्स में, ठीक है। तो इनको याद रखना। तो ये नोट कर लो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, इतना ही है। अब इससे हम बहुत कुछ डिराइव करेंगे, वो अगली क्लास में।